हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सेकंड टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके आया हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपके हेनरी फ्यूल के द्वारा भी दिए गए थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा भी दिए गए थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका कॉन्सेप्ट जो दिया गया है ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा सजेस्टेड कॉन्सेप्ट है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स के अलावा टेक्निक्स को भी सजेस्ट किया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यह बताया था कि अगर किसी भी शॉप फ्लोर लेवल पे काम करना है और वर्कर से काम करवाना है तो वहां पे टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, और ये टेक्निक्स में एक इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो हमारी है फंक्शनल फोरमैनशिप, और आज हम इसी टेक्निक को लेके डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जितनी भी आपकी टेक्निक सजेस्ट की थी उन टेक्निक्स को हम आपका बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपकी है फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। कहने के लिए तो मैंने आपसे ये बोला कि 4 टेक्निक्स हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी टुगेदर ये आपका वर्क स्टडी के अंदर कवर किया जाता है। तो आज जो हम लोग आपका लेके चल रहे हैं वो हमारी फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करके चलेंगे। तो जब हम फंक्शनल फोरमैनशिप की बात कर रहे हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप की अगर हम कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं तो फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं दे शुड बी प्लेस्ड अंडर सर्टेन फोरमैन्स। फोरमैन्स का मतलब होता है सुपरवाइजर, यानी जो भी काम हो रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं वो आपके सुपरवाइजर के अंडर कवर किए जा रहे हैं। तो अगर हम लेके चलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट जैसे कि आप देख सकते हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर वो जगह जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, फैक्ट्री की वो जगह जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है उसको हम आपका शॉप फ्लोर का नाम देते हैं। और जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था, सारा का सारा काम या वर्कर्स से अगर हमें इफेक्टिवली काम कराना है तो डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क जरूरी होता है। टेलर का यह मानना था कि एक सुपरवाइजर के अंदर सारी की सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती ताकि वो वर्कर को लीड कर सके। He suggested this technique under which one worker will be supervised by 8 specialist foremen। इसका मतलब यह हुआ किसी एक वर्कर से अगर हमें काम कराना है तो 8 अलग अलग फोरमैन की जरूरत पड़ेगी, और ये 8 अलग अलग फोरमैन जो है वो प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर काम करेंगे। प्लानिंग इंचार्ज का काम प्लानिंग ऑफ वर्क से रिलेटेड होगा और प्रोडक्शन और इंचार्ज का काम एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क से रिलेटेड होगा। तो जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क की जब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि आपको फंक्शनल फोरमैनशिप की जरूरत पड़ेगी, यानी फंक्शनल फोरमैन्स की जरूरत पड़ेगी। 8 अलग अलग फोरमैन्स लगेंगे, एक वर्कर जो है वो 8 फोरमैन्स के अंडर काम करेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने हेनरी फ्यूल के अंडर देखा था, उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक सबऑर्डिनेट खाली एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर रिसीव होगा। आपका फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट उसको वॉयलेट करता है। सीबीएसई की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे ये पूछा जाता है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका डिवीजन ऑफ जो कि आपका यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट करता है। तो हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बीच में ये एक मेजर डिफरेंस है, जहां हेनरी फ्यूल का यह मानना था एक सुपरवाइजर जो है एक सबऑर्डिनेट एक सुपरवाइजर से ऑर्डर रिसीव करेगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि एक सुपरवाइजर हमेशा आपका परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए एक सबऑर्डिनेट आपके अलग अलग 8 सुपरवाइजर से ऑर्डर्स को रिसीव करेगा। तो इसी चीज को लेकर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 8 सुपरवाइजर्स होंगे और कैसे फंक्शनल फोरमैनशिप काम करता है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हम आपका लेके चलते हैं फैक्ट्री मैनेजर्स के अंदर प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज काम कर रहे हैं। जहां तक प्लानिंग इंचार्ज की बात आती है, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क और डिसिप्लिनरियन काम कर रहे हैं। और वैसे ही अगर हम आपका प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर बात करते हैं तो स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा वर्कर है, वर्कर आपके 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स को रिसीव कर रहा है। जो प्लानिंग इंचार्ज है, इनके अंडर जो भी सुपरवाइजर्स काम करते हैं उनको हम आपका डर्ट का नाम देते हैं, DIRT, डर्ट। DIRT stands for disciplinarian, I stands for instruction card clerk, R stands for route clerk और T stands for time and cost clerk। ऐसे ही अगर हम आपका प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं जिनको हम आपका रिक्स का नाम देते हैं, RIGS। रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, गैंग बॉस और स्पीड बॉस। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका रिपेयर्स बॉस, इंस्पेक्टर, गैंग बॉस और स्पीड बॉस प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपके
DIRT यानी डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपका प्लानिंग इंचार्ज के अंडर काम कर रहे हैं। आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक एक किस प्रकार से फंक्शंस, क्या क्या फोरमैन किस प्रकार के फंक्शंस को आपका परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है प्लानिंग इंचार्ज के अंडर लेके चलते हैं तो रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का जो काम होता है, हिज ड्यूटी इज टू ड्राफ्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर डूइंग द वेरियस टास्क। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डूइंग द वेरियस टास्क मींस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, क्रोनोलॉजी मतलब होता है एक सीक्वेंस में काम को करना। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वर्कर्स जो है वो स्ट्रिक्टली आपके उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो अगर मान लीजिए वर्कर्स से टारगेट को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर वर्कर्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनके काम से परफॉर्म करना है तो रूट क्लर्क का काम होगा, वो आपको ऑर्डर्स को ड्राफ्ट करेगा और ये ऑर्डर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स होंगे उस काम को करने के लिए। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन प्रेजेंट करता हूं। उस इलस्ट्रेशन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक्चुअली रूट क्लर्क काम करता है। मान लीजिए जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम को परफॉर्म करना है और काम को परफॉर्म करने के लिए आपके पास अलग अलग है। मान लीजिए एक आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। हमारे पास 3 डिफरेंट रूट्स है। हमारे पास रूट ए है, रूट बी है और रूट सी है। अगर मान लीजिए काम को अर्जेंटली परफॉर्म करना है तो हम लोग आपको रूट बी को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कम दिन हो रहे हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पाएंगे। एक बार मैं इसको आपको फिर से इलस्ट्रेट करूंगा। और अगर मान लीजिए टाइम बाउंड है या आराम से काम को किया जा सकता है तो हम आपका ए रूट या सी रूट को फॉलो कर सकते हैं। जस्ट हैव अ ग्लिम्स टू द डायग्राम। अगर हम नेटवर्क डायग्राम को देखते हैं तो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट अगर और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट, इसको देखते हैं। अगर आपका काम को परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि B1, B2 और B3 कि अगर हम सम टोटल को लेके चलते हैं तो काम जो है हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है ये बताता है कि 2 डेज प्लस 7 डेज प्लस 3 डेज, इसका मतलब 12 डेज में अगर हम B2 रूट को फॉलो करते हैं तो 12 डेज में हम प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए काम टाइम बाउंड है, उसको टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, टाइम लिमिट हमारी स्पेसिफाई की गई है कि टाइम लिमिट हमारे को 27 दिन के अंदर यानी 3 हफ्ते, अगर 27 दिन के अंदर हमें काम को कंप्लीट करना है तो 10 डेज, 8 डेज या 9 डेज टोटल मिला के ए रूट को फॉलो करते हुए यानी A1, A2, A3 को फॉलो करते हैं तो 27 डेज के अंदर काम को कंप्लीट किया जा सकता है। अगर हम आपकी बात करते हैं सी रूट को फॉलो करते हैं तब उस कंडीशन में 30 डेज के अंदर काम को परफॉर्म किया जा रहा है, यानी C1, C2, C3 अगर मिला के चलते हैं तो 30 डेज के अंदर हमारा काम पूरा हो जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम आपका लेके चलते हैं कि वर्क को परफॉर्म करना है, रूट को फॉलो करते हुए काम को परफॉर्म करना है, तो उस कंडीशन में रूट क्लर्क आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देगा कि किस रूट से आपको काम करना है जिससे काम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हम आपका लेके चलते हैं, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है कि वो आपकी सारी डिटेल्स को, इंस्ट्रक्शंस को वो आपका डिटेल में प्रिपेयर करता है। जैसे हिज ड्यूटी इज टू प्रिपेयर द डिटेल इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स रिगार्डिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हम आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं। टूल्स टू बी यूज, टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड प्रॉपर स्पीड टू बी मेंटेन। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं टूल्स, टेक्निक्स, ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड स्पीड, ये 4 चीजें ये हमारी आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर आती है। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इन्हीं चीजों के लिए आपकी पूरी इंस्ट्रक्शंस, डिटेल इंस्ट्रक्शंस आपका तैयार करता है जो कि वर्कर्स उसको आपका फॉलो करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम जो है इंस्ट्रक्शंस को तैयार करना है और वो इंस्ट्रक्शंस आपकी टूल्स, टेक्निक्स, नंबर ऑफ ऑपरेशन और स्पीड से रिलेटेड हो सकती है। नंबर 3 हम लेके चलते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की जब बात की जाती है, हिज ड्यूटी इज टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द वर्कर्स। जो भी वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी होंगे रिकॉर्ड्स होंगे, सारे रिकॉर्ड्स को आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिफरेंट जॉब्स, क्या क्या काम उनको करना है, द पेज एंड अलाउंसेस, किस काम के लिए कितना पेमेंट किया जा रहा है, लीव्स, क्या छुट्टियां मिल रही है। ही ऑल्सो मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी काम को करने में कितनी लागत आ रही है, ये भी आपकी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बेसिकली अगर हम लेके चलते हैं, हिज ड्यूटी इज टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू वर्कर्स। नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो हमारे डिसिप्लिनेरियन से एस्पेक्ट से रिलेटेड है। हिज ड्यूटी इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द फ्लोर एंड डील्स विद द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एंड एब्सेंटिज्म। यानी अगर हम डिसिप्लिनेरियन की बात कर रहे हैं, आपको जैसा कि समझ में आ रहा है, यहाँ कॉमन एस्पेक्ट्स है
समझने में भी आसान होता है। डिसिप्लिनेरियन का काम क्या होगा? डिसिप्लिन को मेंटेन करना। और ये डिसिप्लिन आपका किस एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा? डिसिप्लिन का एस्पेक्ट रिलेटेड होगा डिसिप्लिन से और एब्सेंटिज्म से। वर्कर्स जो है अगर वो मान लीजिए डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन होता है, या मान लीजिए एब्सेंटिज्म फ्रीक्वेंटली एब्सेंटिज्म होते हैं, तो डिसिप्लिनेरियन का काम यही होगा कि वो चेक करना कि वर्कर्स बहुत ज्यादा आपके एब्सेंट नहीं हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जितने भी एस्पेक्ट थे ये हमारे आपके सब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आ जाते हैं। अब हम आपका देखते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर वेरियस बॉसेस को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हमारे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्पीड बॉस का क्या काम होता है और वो किस प्रकार से वर्कर्स को मैनेज करके चलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्पीड बॉस, हिज जॉब इज टू एंश्योर ऑल द वर्क टारगेट्स आर अचीव्ड, दैट इज द वर्क इज डन ऑन टाइम। स्पीड बॉस आपका ये देखता है कि काम को समय पे खत्म किया जा रहा है। ही मस्ट मेक श्योर दैट वर्कर्स आर डूइंग द टास्क एट द राइट स्पीड। ठीक है, तो इसमें आपकी दो चीजें हैं। नाम है स्पीड बॉस, स्पीड का एस्पेक्ट जो होगा वो आपका टाइम से रिलेटेड होगा। तो दो चीजें हैं जो कि आपके रेड से आपके हाईलाइटेड है, आपको समझ में आ रहा है। वर्क इज डन ऑन टाइम, टाइम स्पीड बॉस ये देखता है कि टाइम पे आपका काम जो है वो आपका खत्म हो जाए, और दूसरा जो टाइम काम किया जा रहा है वो सही स्पीड के साथ आपका परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट इज गैंग बॉस। गैंग का मतलब अगर हम लेके चलते हैं, गैंग से एस्पेक्ट जो होता है वो टूल्स एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है। तो ये आपका गैंग बॉस का काम होता है ये देखना कि जहां पे भी काम हो रहा है वहां पे सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपरली आपके अवेलेबल है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखा जाता है, ही इज सपोज टू एंश्योर दैट ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर असेंबल एंड अरेंज इन द प्लांट्स। तो वर्कर्स जो है, वर्कर्स को आपको काम को परफॉर्म करना है। काम को परफॉर्म करने के लिए उनको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो ये आपकी गैंग बॉस की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि देखेगा कि सारे टूल्स एंड आपके अप्लायंसेस है या इक्विपमेंट्स है वो आपके अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट कम्स रिपेयर बॉस। जब हम रिपेयर बॉस की बात करते हैं, ही मस्ट टेक केयर ऑफ ईच वर्कर्स, must take care that each workers keeps the machine and tools in proper working condition। रिपेयर बॉस का ये काम है देखना कि जो भी टूल्स हैं या जो भी मशीन्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, उनको आपके अच्छे से उनकी ऑयलिंग, लुब्रिकेंट वगैरह सब आपका परफॉर्म किया गया है या नहीं है। ये देखना होता है कि मशीन जो है वो आपकी क्लीन है और रस्ट फ्री है, उसमें किसी भी प्रकार का रस्ट यानी जंग आपका नहीं होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, और वो मशीन जो होंगी वो आपकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। नाउ द लास्ट इंस्पेक्टर। जब हम इंस्पेक्टर की बात करते हैं, हिज जॉब इज टू मेक श्योर दैट क्वालिटी ऑफ वर्क डन। इंस्पेक्टर का सारा काम क्वालिटी से रिलेटेड होता है। उसका जो होता है ये चेक करना होता है, एग्जामिन करना होता है कि वर्क जो है वो आपका प्रॉपर क्वालिटी का किया गया है या नहीं। यानी अगर हम लेके चलते हैं, आप आगे चल के देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन की बात की जाएगी और वहां पे ये देखा जाएगा कि हर चीज का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है। तो इंस्पेक्टर का काम यही चेक करना होगा कि आपके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है या नहीं। दिस इज ऑल रिलेटेड टू फंक्शनल फोरमैनशिप। एक बार फिर से रिकैप करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो भी फंक्शनल फोरमैनशिप होते हैं, यानी जितने भी फंक्शनल फोरमैनशिप है, आर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। ये आर्ट स्पेशलिस्ट आपके प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर होंगे, जिसके अंदर डर्ट और रिक्स के एस्पेक्ट्स यानी डिसिप्लिनियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को इंक्लूड किया जाता है, और रिक्स जिसके अंदर रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, गैंग बॉस और स्पीड बॉस को इंक्लूड किया जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट फंक्शनल फोरमैनशिप का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वी विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क और इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क और इसके अलावा वर्क स्टडी को लेकर चलेंगे, जिसमें 4 अलग अलग मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी और मोशन स्टडी को स्टडी कंप्लीट करेंगे। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।